Hello students, how are you all? MA फाइनल पेपर सेकंड सोशल थिंकर्स में हम अगस्त कॉम्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक नए थिंकर की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। इनका नाम है हर्बर्ट स्पेंसर, जो 1820 टू 1902 तक एक्टिव रहे थे। हर्बर्ट स्पेंसर की जो नेशनलिटी थी वो ब्रिटिश एक सोशियोलॉजिस्ट थे, एक सोशल थिंकर थे। अक्सर इन्हें ब्रिटिश सोशियोलॉजी के फादर या फाउंडर के रूप में भी कहा जाता है। ही इज़ रिगार्डेड टू बी द फादर ऑफ इंग्लिश सोशियोलॉजी और ब्रिटिश सोशियोलॉजी। कई बार इन्हें अगस्त कॉम्ट का सच्चा उत्तराधिकारी भी कह दिया जाता है ब्रिटेन में। ये दोनों लगभग कंटेम्प्रेरी मान सकते हैं, समकालीन विचारक थे। कुछ लोगों का ये मानना है कि हर्बर्ट स्पेंसर अगस्त कॉम्ट को अच्छे से जानते थे। उनका जो साहित्य था उनसे उन्होंने बहुत कुछ ग्रहण किया और उनके जो भी सोशल थियरीज़ थी या सोशल थिंकिंग का जो सिस्टम ऑफ सोशल थॉट था, ये सिस्टम ऑफ फिलोसॉफिकल थॉट था, उस पर अगस्त कॉम्ट का प्रत्यक्ष प्रभाव देखा जा सकता है। वहीं स्वयं हर्बर्ट स्पेंसर हमेशा से इस बात को नकारते रहे हैं कि अगस्त कॉम्ट के विचारों का उन पर कोई भी प्रकार का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। हालांकि वो ये इतना एडमिट ज़रूर करते हैं कि वो उन्होंने अगस्त कॉम्ट के बारे में सुना है, लेकिन उन्होंने क्या लिखा है इसके बारे में उन्हें अधिक जानकारी नहीं है। लेकिन जो हिस्टोरियंस ऑफ साइंस हैं, ये जो समाजशास्त्र के इतिहास के बारे में ऑथेंटिकली कुछ बोलते हैं या लिखते हैं, उनका मानना है कि दोनों में बहुत से मुद्दों को लेकर समानताएं थी। इन्हें उनके विचारों से अच्छी तरह देखा जा सकता है, जैसे कि ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी हो गया या इवोल्यूशनरी मॉडल जो हो गया। तो ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी हो गया, इवोल्यूशनरी मॉडल हो गया, या एक इंटरडिसिप्लिनरी जो अप्रोच है, यानी कि सोसाइटी के जो पार्ट्स हैं उन पार्ट्स के बीच का जो इंटर रिलेशनशिप है या उन पार्ट्स का जो कंट्रीब्यूशन है फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी एज ए होल, उनके संबंध में उनके विचारों में थोड़ी सी काफ़ी कुछ समानताएं, समरूपताएं देखने को मिलती है। अगस्त कॉम्ट के विचार के प्रभाव को लेकर खुद हर्बर्ट स्पेंसर ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगस्त कॉम्ट के जो विचार हैं और उनके विचार हैं उनमें एक मौलिक अंतर ये है। उन्होंने एक पुस्तक में लिखा है, व्हाट इज़ कॉम्ट्स प्रोफेस्ड एम। कॉम्ट का उद्देश्य क्या था? टू गिव ए कोहेरेंट अकाउंट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन कंसेप्शंस। ये हर्बर्ट स्पेंसर लिख रहे हैं कि आप खुद देखिए कॉम्ट का उद्देश्य क्या था। कॉम्ट का उद्देश्य था ह्यूमन कंसेप्शन, यानी कि जो रेल्म और द वर्ल्ड ऑफ द आइडियाज़ हैं, मानव जाति या मानवता की जो विचारों की दुनिया है, उनके संबंध में वो एक व्यवस्थित ज्ञान या व्यवस्थित उसकी व्याख्या करने पर जोर देते थे। जबकि व्हाट इज़ माई एम, मेरा उद्देश्य क्या है? हर्बर्ट स्पेंसर ये कहते हैं, व्हाट इज़ माई एम, मेरा उद्देश्य क्या है? टू गिव ए कोहेरेंट अकाउंट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड। जबकि मेरा उद्देश्य है टू गिव एन coherent account of not the progress of the human conceptions but the progress of the external world। जबकि मेरा उद्देश्य कॉम्ट से बिल्कुल उल्टा है। कॉम्ट जहाँ विचारों की आंतरिक दुनिया के बारे में कोहेरेंट अकाउंट देने की कोशिश करते हैं, व्याख्या करने की कोशिश करते हैं, वहीं मैं वस्तुनिष्ठ बाह्य दुनिया के कोहेरेंट जो अकाउंट है उसकी कोशिश करता हूँ, उसकी व्याख्या करने की कोशिश करता हूँ, यानी कि जस्ट अपोजिट। कॉम्ट आंतरिक और विचारों की दुनिया, जबकि अगस्त कॉम्ट बाह्य और वस्तुनिष्ठ दुनिया। कॉम्ट प्रपोजेस टू डिस्क्राइब द नेसेसरी एंड द एक्चुअल फिलिएशन ऑफ आइडियाज़। फिर से वही रिपीटेशन है कि कॉम्ट वास्तव में जो लाजमी और वास्तविक जो आइडियाज़ की दुनिया है उनके प्रोग्रेस या उनके इवोल्यूशनरी पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसको दर्शाने की कोशिश करते हैं। जबकि हर्बर्ट स्पेंसर ये एडमिट करते हैं कि आई प्रपोज टू डिस्क्राइब द नेसेसरी एंड एक्चुअल फिलिएशन ऑफ थिंग्स, यानी कि मैं विचारों के
उद्विकास की बात नहीं करता हूँ, मैं वस्तु के उद्विकास की बात करता हूँ। मैं आई एम मोर इंटरेस्टेड इन द एनालिसिस और इन द स्टडी ऑफ द थिंग्स, नॉट द आइडियाज एज कॉम्ट अटेम्प्टेड। फिर वो एक कंपैरिजन करते हैं, कॉम्ट प्रोफेसेस टू इंटरप्रेट द जेनेसिस ऑफ आवर नॉलेज ऑफ नेचर। कॉम्ट का उद्देश्य प्रकृति या प्राकृतिक जो ऑर्डर है या नेचुरल ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ द थिंग्स है, ऑर्डर ऑफ द आइडियाज़ है, उनके संबंध में उनकी जो उद्भव व विकास है, जीनेसिस है, उसकी उत्पत्ति है, उनकी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। जबकि माई एम इज़ टू इंटरप्रेट, हर्बर्ट स्पेंसर कह रहे हैं, एच.एस. कह रहे हैं कि मेरा उद्देश्य है द जीनेसिस ऑफ द फिनोमिना विच कॉन्स्टिट्यूट नेचर, क्योंकि मेरा उद्देश्य उन घटनाओं को, उन पदार्थों को समझाने में है जिनसे इस प्रकृति का निर्माण हुआ है, ना कि विचारों से जिनका प्रकृति से कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए ओवरऑल कंक्लूडिंगली हम देखें, फाइनल वर्डिक्ट के रूप में देखें तो अगस्ट कॉम्ट का संबंध था, ही वाज more interested in the study of the ideas, that is subjective ideas, the subjective aspect of human existence, whereas Auguste Comte, unlike Auguste Comte, Herbert Spencer was far more interested in the analysis or in the interpretation of the objective external world or the objective and external world of the things. So he was far more interested in the study of the objective realm of phenomena, class of phenomena. ठीक है, तो ये दोनों के बीच में कंपैरिजन था, और ये अपने ही किसी न किसी पुस्तक में हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखा है ताकि वो ये स्पष्ट कर सकें कि अगस्ट कॉम्ट का उनके विचारों पर किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष प्रभाव देखा नहीं जा सकता है, बल्कि वो तो आपस में पोलर अपार्ट्स थे, एकदम अपोजिट थे। ऐसा ही कुछ सिमिलर काइंड ऑफ जो इंटेलेक्चुअल एक कंपैरिजन है वो मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स में भी किया जाता है, जहाँ मैक्स वेबर आइडियाज़ की बात करते हैं, चेंज इन आइडियाज़ ब्रिंग्स चेंज इन सोसाइटी। वहीं कार्ल मार्क्स कहते हैं द रियलिटी लाइज विद द मैटर, नॉट विद द आइडियाज़, नॉट विद द माइंड। तो वैसा सिमिलर सा यहाँ है। तो एक तरह से हम देखें तो कॉम्ट की नज़दीकता हम मैक्स वेबर से देख सकते हैं और हर्बर्ट स्पेंसर की नज़दीकता हम कार्ल मार्क्स के साथ इस्टेब्लिश कर सकते हैं।